हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं सीए फाइनल स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिनका एग्ज़ाम मई 22 में है। ओके, अनलेस अदरवाइज मेंशन, ये सारी बातें नवंबर 22 के स्टूडेंट्स के लिए भी एज इट इज़ लागू हैं, बट फ़िलहाल मई 22 के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। अभी आपके पास बहुत ही काउंटेबल डेज़ हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो ये वीडियो यदि आप देखेंगे तो आपको एक ओवरऑल प्लान मिल जाएगा कि आपको किस तरह से अपना प्रिपरेशन करना है, किस तरह से रिवीजन करना है। मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगा, एज वेल एज SCMP के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने क्वेश्चंस को नोट करते चलें। वीडियो देखते देखते जो भी आएंगे, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन सारे एंड तक सॉल्व हो जाएंगे, और उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा, मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। और भी जो आपके दोस्त मई 22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई चालू कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, एक किक स्टार्ट चाहिए, तो ये वीडियो देखने के लिए उनको प्रेरित करें। सारा इन्फॉर्मेशन at one place, not just with respect to costing subject but with respect to entire CA final. ठीक है। सो गाइज, मई 22 CA फाइनल। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे पता चलता है अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्लासेस पेंडिंग है और मई 22 में एग्ज़ाम है, तो वो अभी बीच रास्ते में ऐसे महसूस कर रहे हैं कि पहले क्लासेस ख़त्म करें कि अभी रिवीजन स्टार्ट करें, क्योंकि स्टडी लीव तो मिल गया, किसी किसी को स्टडी लीव भी और कुछ दिन बाद मिलेगा। आज से कोई बात नहीं है, बट सिचुएशन आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लासेस बाकी हैं अभी भी। नियम के हिसाब से आपकी सारी क्लासेस 6 महीने पहले ख़त्म हो जानी चाहिए, बट कोई कारण से अभी भी क्लासेस बाकी हैं। तो सबसे पहला आपके लिए एडवाइस होगा कि आप सारी क्लासेस को फटाफट कंप्लीट करें, अभी रिवीजन को बीच में ना लाएं, क्योंकि एक साथ अगर आप दो नाव पे सवार हो जाएंगे, रिवीजन भी करना है, क्लासेस भी करना है, तो दोनों में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, क्लासेस और डिलेड हो जाएंगी, और जितना क्लासेस ज़्यादा डिलेड होगा उतना रिवीजन का स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। सो इट्स बेटर कि पहले गियर अप करें, अपने आप को एक डेडलाइन दें, आने वाला इतना दिन में मैं अपना सारा क्लासेस को पहले ख़त्म करूँगा। दैट शुड बी योर स्टेप नंबर 1। उसके बाद ही आगे मैं रिवीजन की प्लानिंग करूँगा। तब तक थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसके बीच में रिवीजन कैसे करना है उसके प्लान उलान बना सकता हूँ। मैं रिवीजन स्टार्ट नहीं करूँगा जब तक कि मेरी क्लासेस ख़त्म नहीं हो जाती। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कंप्लीट योर क्लासेस वट एवर इज़ लेफ्ट। सेकेंड, जिस तरह का पेपर अभी इंस्टीट्यूट सेट कर रहा है आपके न्यू सिलेबस में, उसमें एक चीज़ की आवश्यकता है कि आपको होलसम स्टडी करना है। होलसम स्टडी मतलब एक नया वर्ड मैंने अभी बनाया है। इसका मतलब है कि जैसे क्या होता है, हम लोग जब कोई एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फिर एक एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्टिंग को लेकर ही बताऊं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग मान लीजिए, आपका इंस्टीट्यूट मैट के हिसाब से चलेंगे तो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स नाम का एक चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब टॉपिक पढ़े तो उसके अंदर वेरियस सब टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें कन्वेंशनल कॉस्ट आता है, हिडन कॉस्ट आता है, इंटरनल कॉस्ट है, एक्सटर्नल कॉस्ट है, रिलेशनशिप कॉस्ट है, कंटिजेंट कॉस्ट है, फिर प्रिवेंशन कॉस्ट है, फेलियर कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट है, ऐसे टॉपिक्स आ रहे। फिर टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द एनवायरमेंटल कॉस्ट, देन हाउ टू कंट्रोल एनवायरमेंटल कॉस्ट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो कहने का बात यह है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब पढ़ोगे ना तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जब क्वेश्चन आता है ना तो वो एक टॉपिक में अगर घुसता है तो ऐसा नहीं कि उसका कोई एक पार्ट को पूछ के आ गया, वो ऐसा क्वेश्चन बना रहा है जिससे कि उसका पूरा 360 डिग्री पूछ लेता है। तो इसलिए मैंने होलसम स्टडी पे फोकस किया कि कोई भी टॉपिक को पढ़ो तो आधा अधूरा मत पढ़ना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मोटा मोटा ज्ञान लेके आ जाते हैं, अच्छा इसमें ये सब है, मोटा मोटा ज्ञान।
मोटा मोटा ज्ञान से नहीं होगा। जैसे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट्स पढ़ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, उसका स्ट्रेटजीज पढ़ना, फिर उसका सम्स करना, मतलब जो है सब पढ़ना पड़ेगा। प्राइसिंग में जाएंगे तो प्राइस सेंसिटिविटी भी पढ़ना, फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ना, फिर ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो जो इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है, एवरीथिंग हैज़ टू बी टच्ड। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे बहुत बार सिलेक्टिव स्टडीज़ करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी मतलब ये आएगा क्या, ये नहीं आएगा क्या, ये आता नहीं है, ये आया हुआ है, तो वो सब चीज़ पे नहीं जाना है। दिसंबर 21 SCMP के लिए एक ऐसा इन्होंने इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल सेट किया कि अगर किसी ने पूरा पढ़ा है तो ही वो अच्छे से कर सकता है, जो अधूरा करके गया है, ऊपर पूरी ज्ञान लेके गया, वो नहीं कर सकता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कभी नहीं आए थे आज तक, तो इंस्टीट्यूट का एक रहता है मन में कि मैं ऐसा एरियाज से अपना पूछूं जो मैंने आज तक ही नहीं पूछा। जैसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू से कोई क्वेश्चन कभी नहीं आया था, बट दिसंबर 21 में आ गया, ठीक है। जैसे कि प्राइस सेंसिटिविटी पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार आ गया। कीप एंड ड्रॉप डिसीजन पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, इस बार आ गया। तो कब किधर से क्या आएगा ये कोई को नहीं मालूम है। तो इंस्टीट्यूट का जो भी मॉड्यूल आपको मिला हुआ है उसका हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है। हाँ, और टॉपिक का ये नहीं कि बहुत जैसे होता है ना, जैसे कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट इंसाइट, प्रैक्टिकल इंसाइट, ये सब भी दिया हुआ होता है। तो प्रैक्टिकल इंसाइट्स उतना रेलिवेंट नहीं होता, कॉन्सेप्ट इंसाइट रेलिवेंट होता है। जैसे हर टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट इंसाइट, SCMP की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको दूसरा सब्जेक्ट में ऐसा कुछ मिले तो आप उसका भी वैसे देखिएगा, बट टॉपिक का ज्ञान पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए होलसम स्टडी, अगर अभी भी आपका कुछ छूटा हुआ है तो उसको फोकस करके कर लेना है। और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो ध्यान रखेंगे मुझे हर चीज़ को पढ़ना है। इंस्टीट्यूट जब एक टॉपिक का कोई भी कुछ पूछेगा तो वो उसका पूरा निचोड़ निकाल के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट, ICAI के जितने भी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट देता है वो सारे करने हैं। अब वो सारे के सारे से 70-80% हमेशा मैच हो जाता है। रेस्ट 20% आप मान लीजिए पेपर में थोड़ा सा ऐसा वैसा आएगा, वो अपने हाथ में नहीं है, बट अगर ICAI के रिसोर्सेज करते हैं इतने सारे के सारे तो सब के सब कवर हो जाते हैं। तो अब रिसोर्सेज मतलब क्या है, एक तो ICAI का अपना मैट है ही, ठीक है। अब एक बात ये कि इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जब जाओगे ना तो न्यू ICAI मैट आ गया, सो May 22 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो वो न्यू ICAI मैट में क्या क्या नया है उसको आइडेंटिफाई करना आपका एक अलग काम बढ़ गया है, क्योंकि आप क्लासेस पहले ले ली होते हो। अब मैट में नया क्या क्या आ गया ये आपको अप टू डेट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉस्टिंग में क्या नया आ गया मैं आपको बता दूंगा, बट जनरली क्या हो रहा है अभी कि इंस्टीट्यूट ने अपना MTP RTPs को लेकर जो धीरे धीरे वेबसाइट से हटा देते हैं, उसी को लेकर उसके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे अपने मैट में डाल दे रहे हैं। बट फिर भी कोई टॉपिक हट गया है, कोई टॉपिक आ गया है, उस पर नज़र डालना पड़ेगा, एक बार आपका प्रिपरेशन का वो पार्ट होना चाहिए। सेकेंड नंबर, ICAI अपना वेबसाइट पे आप देखोगे जर्नल्स के थ्रू कुछ कुछ नया नया समरीज या नया नया केस स्टडीज़ या नया नया क्वेश्चंस दे देता है अलग अलग सब्जेक्ट का। तो ऑफ कोर्स कोई भी क्वेश्चंस या डिटेल्स उन्होंने 6 महीना पहले यदि दिया है तो वो हमेशा एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है। जैसे कि SCMP में ICAI जर्नल के थ्रू कुछ क्वेश्चंस अभी ऐड हुए हैं, और केस स्टडी डाइजेस्ट तो वैसे May 21 एग्जामिनेशन के पहले ही आ गए थे। तो अगर आपको नहीं अवेयरनेस है क्योंकि आप क्लास और पहले ले चुके थे 2020 में या 19 में, तो केस स्टडी डाइजेस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आया हुआ है, तो उन सब की क्लासेस भी आपको करनी है। क्लासेस हमारे SCMP के क्या है मैं आपको बता दूंगा, बट ऐसे जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको करने हैं। ये सब इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे एक बार जाएंगे और आप वो सारा का सारा वहाँ से देख के डाउनलोड करके रेडी कर लीजिए बिफोर स्टार्टिंग योर रिविजन, और उसकी क्लासेस अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के यूट्यूब चैनल वगैरह पे जाके आप फाइंड आउट करके देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जब May 22 में आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के आसपास RTP May 22 आएगा, MTPs May 22 आएगा। तो बहुत बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, बट सब देखना है, हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और December 21 का पेपर आपको देखना है, MTP जो आया था December 21 के पहले वो देखना है, RTP December 21 के पहले देखना है। इस तरह से प्रीवियस जितना टर्म है, एक होलसम प्रिपरेशन तब होगा जब इसके प्रीवियस में जितना टर्म है आप उसमें जा सकें। आप बोलेंगे सर इतना कम समय में हम इतना कैसे करें, देखिए भैया फाइनल का डिग्री है,
इंस्टीट्यूट कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो रिस्क लेना बनता नहीं है, तो आपको पीछे जाके सब कुछ करना है। हाँ ये ज़रूर है कि अभी सब सब्जेक्ट्स के कंपाइलर्स मिल जाते हैं जिसमें ये सारे के सारे एक जगह दिए हुए हैं, ये बात ज़रूर है, बट आपको खाली कंपाइलर पे आंख बंद करके भरोसा करने के वजह अपना दिमाग लगाकर, अपना आंख से, बोलते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, वो सब देख लेना है कि सब के सब आपके हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। जैसे ऑडिट करते हैं ना, तो अपने कंपाइलर्स की भी ऑडिट करके आप आगे बढ़ते रहें, मतलब कि आपको इंश्योर होना है कि आपने सब किया है, क्योंकि कल को बीच में पढ़ते पढ़ते कोई बोले ये किया हुआ है और पता चला अरे ये वाला तो झूठा हुआ गया, अब वो सारा धज्जियाँ उड़ जाता है कॉन्फिडेंस का। सो आपको बेसिकली मैंने आइडिया दिया कि दिसंबर 21 का जैसे ये एक सेट है ना, दिस इज़ वन सेट, तो इस तरह से हर टर्म का एक सेट बनता है। जैसे कि अगर आप जुलाई 21 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी बात करें तो जुलाई 21 का MTPs था, उसका RTPs था, उसी तरह से हर टर्म का ऐसा एक सेट बनता है, तो वो सारा सेट को भी कवर अप करना है। अब कवर करने का एक उपाय है कंपाइलर्स, दूसरा उपाय है कि आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने आप को अप टू डेट कर सकते हैं। तो ये है ऑल आई से क्वेश्चंस नीड टू बी डन, एंड स्पेसिफिकली आई से मैट जो भी नया वाला आया है उसको रेफ़र करना। अब ये क्या होता है, देखो स्टूडेंट कैसे पैनिक करता है, अरे नया ऐसे मैट आ गया तो पता ही नहीं था, अरे 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 कोई बता दो इसमें नया क्या है। सी दिस इज़ द डेंजर दैट यू इनवाइट फॉर। आप जो हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हो, ये मानसिकता जो है ना, साइकोलॉजी, ये जो है कॉमन है। इंसान चाहता है कि कौन खुद से खटे, कौन खुद से मेहनत करे, बट डिग्री बेटा आपका है तो मेहनत आप ही को करना चाहिए। हालांकि दूसरे जो बता रहे हैं आप उसको एक बार ले सकते हो, बट सीइंग इज़ बिलीविंग, क्योंकि जब तक आपके आंखों से आप नहीं मिला लोगे ना, तब तक क्या होगा, हर समय एक हल्का सा डर रहेगा, कोई के बोले पे क्यों जाना, पर अपने नज़र से निकाल लो, विद इन आधा दिन आप एक सब्जेक्ट का ख़त्म कर सकते हो। एक आधा दिन अलॉट करोगे या 3-4 घंटा ठीक से बैठोगे तो एक सब्जेक्ट में पलट पलट के आप चेक कर लोगे। और वो जनरली कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के समय नहीं करना है, उस सब्जेक्ट को एंड करने के बाद उसका बस आधा दिन देने से भी, 2-3 घंटा भी नहीं लगे मेरे हिसाब से, 2-3 घंटा भी डेडिकेटेड दोगे तो आप खुद से कर लोगे। तो क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैंने सब देखा है, सब हो गया है, मेरा आता है। हर एक टॉपिक पे टिक मारते चलोगे, हर एक सब टॉपिक पे टिक मारते चलोगे, कुछ भी अगर लगा नया है जो नहीं कवर्ड है तो उसमें किसी के ऊपर ब्लेम डालने के वजह, कोई भी सब्जेक्ट पे जाने के जगह कि ये तुम ये नहीं बताया, तुमने वो नहीं बताया, वो सब के जगह एक बार पढ़ लोगे, अपना टाइम बचाओगे, फोकस रखोगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, देखो 3 टियर रिवीजन, यानी 3 लेवल पे रिवीजन आपको करना है। पहला रिवीजन आप जब करोगे तो वो पहला रिवीजन नॉर्मली रिकॉल करने के ऑब्जेक्टिव से होता है। इस समय आप जब कोई सब्जेक्ट को उठाते हो, इवन दो वो सब्जेक्ट किया हुआ है तो बहुत कुछ याद नहीं आ रहा होता है, ठीक है, 50-50 रहता है मोस्टली, आप समझ लीजिए, याद आ रहा होता है और जब पढ़ रहे होते हैं उसमें, तो एक उसका एक कारण ये भी होता है कि गैप हो गया, दूसरा कारण होता है कि कई सारा नया चीज़ इंक्लूड हो गया, क्योंकि अभी आप लेटेस्ट रिसोर्सेज से रिवीजन कर रहे हो, चाहे ऐसे का नया मैट हो, चाहे आप कोई कंपाइलर लेके कर रहे हो, तो ऑफकोर्स कुछ नया प्लस तो हो ही चुका है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा गैप हो जाता है, और पुराना भी हो गया तो उससे भी गैप हो जाता है। तो उन गैप को फिल करने के लिए फर्स्ट रिवीजन किया जाता है। सेकेंड रिवीजन में हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग किस तरह से याद ज़्यादा रखें। थर्ड रिवीजन पे हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग अपना कॉन्फिडेंस कैसे और बढ़ा लें, कि जो याद है वो ये वापस देखते कि याद ठीक से है कि नहीं। फर्स्ट रिवीजन में रिकॉल करो और थोड़ा मार्किंग पे फोकस करो, जिससे कि सेकंड रिवीजन आसान हो। सेकंड रिवीजन में याद करने पे फोकस करो, जिससे कि थर्ड टाइम हम फिर से उसको अच्छे से रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, ये 3 रिवीजन ही आपको पार लगा देगा, मतलब इसी से ही आपका आगे बढ़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अपना पूरा स्पैन को, जैसे मान लीजिए आज से अगर हम कैलकुलेट करें 135 डेज़ अगर आपके पास है, तो 135 डेज़ को आप 8 सब्जेक्ट में डिवाइड करो, तो फिर 135/8 करने से आता है एक सब्जेक्ट के लिए 16 दिन या 17 दिन, तो 17 दिन आप लगा के एक सब्जेक्ट, फिर उसमें फेलियर हो जाता है, 17 में होता नहीं, फिर दूसरा सब्जेक्ट 17 दिन, तीसरा सब्जेक्ट 17 दिन, तो जब तक 8वां सब्जेक्ट आएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा तो भूल ही जाओगे, है ना। 3 टियर रिवीजन क्या कहता है कि अपना जितना डेज अवेलेबल है उसको 3 रिवीजन में यूज़ करना है, मतलब एक बार 8 सब्जेक्ट का एक रिवीजन, फिर 8 सब्जेक्ट का 2 रिवीजन, ये दूसरा रिवीजन होगा, फिर 8 सब्जेक्ट का तीसरा रिवीजन। ये गजब का एक रिवीजन सिस्टम होता है।
तो ये कैसे होता है मैं अभी उसको आपको समझा रहा हूँ कि अभी इन जनरल फर्स्ट रिवीजन के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि तीनों रिवीजन में इक्वल समय दोगे तो होगा नहीं। फर्स्ट रिवीजन सबसे ज़्यादा समय लेगा, उसका आधा लेगा सेकेंड रिवीजन, उसका आधा लेगा थर्ड रिवीजन। ठीक है, अब फर्स्ट रिवीजन कितना समय लेना चाहिए? आइडियली एक मैंने एक क्वेश्चन लगाया कि आपने अगर 8 सब्जेक्ट का क्लासेस किया है, अज्यूम करते हैं, तो 8 सब्जेक्ट का जितना आपको आवर्स ऑफ स्टडी करना पड़ा था, क्लासेस का ही आवर्स का स्टडी पकड़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग आपने पढ़ा मेरे से 250 घंटे में, तो 250 का 50% 125 घंटा आपको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ऐसे मान लीजिए एसएफएम आपने पढ़ा था 220 घंटे में, तो 110 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से मैंने एक फिगर पकड़ा। ठीक है, 50% ऑफ ट्यूशन आवर्स शुड बी अलॉटेड टू फर्स्ट रिविजन ऑफ ईच सब्जेक्ट। नाउ normally you can't give equal time to all subject because all subject are not equal, correct? Because the volume of subjects are different. Some are pure theory, some are very practical, some are mix of theory and practical. So as of now what I did, if you take from 16th December till 30th April, you have around 135 days, 135 to 136 days आपको मिलता है। तो मैंने 136 डेज़ के हिसाब से ही एक प्लान बनाया है। अब जैसे जैसे आप लेट करते चलोगे, जैसे जैसे आप लेट करोगे, आप समझ लेना फिर इसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा आपको, और वो फिर चैलेंजिंग हो जाएगा। नॉर्मली आप पहले ही स्टार्ट कर ले तो अपना प्रिपरेशन 136 डेज़ के पहले से, बट अगर बाई चांस आपका लेट चल रहा है, क्लासेस बाकी है, लीव नहीं मिला हुआ है, ऐसा हो ही सकता है, तो इसको आप अकॉर्डिंगली मैथमेटिकली प्रोपोर्शनेट कर लेना। जैसे हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब आपका वहाँ से 120 डेज़ ही बाकी है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा केस है तो अकॉर्डिंगली 14/136 इंटू 120 करके आप अपना डेज अलॉटेड निकाल सकते हो। ये मैंने एक रफली फिगर्स बैठा दिया बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ 50% ऑफ ट्यूशन आवर्स। SCMP 14 डेज़ लेगा, SFM 10 डेज़ लेगा, CFR 12 डेज़ लेगा, DT 14 डेज़ लेगा, IDT लॉ ऑडिट इलेक्टिव 7 डेज़ लेगा। किसी में एक दिन ज़्यादा लग जाए लॉ में या IDT में, किसी में एक दिन कम लग जाए तो आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। तो ये एक 78 डेज़ का प्लान है, डेज़ फॉर फर्स्ट रिवीजन। मतलब आप इसको 80 भी बनाएंगे तो रिस्क है, मतलब आपके लिए एक दिन भी कोई बहुत ज़्यादा आराम वाला डेज़ नहीं है। जो आराम है वो इसी के अंदर है। 14 डेज़ में ही अगर 13 में कुछ ख़त्म हो गया तो एक दिन आराम कर सकते हो, बट आराम अभी हराम है बेटा, बस अभी ध्यान रखना। डेज फॉर सेकेंड रिवीजन का सिंपल कैलकुलेशन है 50% ऑफ टीयर 1 दैट इज 39 डेज, एंड डेज फॉर थर्ड रिवीजन का सिंपल कैलकुलेशन है 50% ऑफ टीयर 2 दैट इज 19 डेज। सो दैट मीन्स इन 39 डेज विल डू ऑल 8 सब्जेक्ट्स अगेन, इन 19 डेज विल डू ऑल 8 सब्जेक्ट्स अगेन। ठीक है, इन जनरल मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास बोथ ग्रुप देने के लिए 6 महीना हाथ में होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा प्लान बनता है। जैसे 180 डेज़ को लेकर आप प्रोपोर्शनेट करोगे ना, बहुत अच्छा प्लान बनता है। और अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो 3 महीना में बहुत अच्छा प्लान बनता है। मतलब उसमें फिर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट होता। 3 महीना फॉर 1 ग्रुप एंड 6 महीना फॉर बोथ ग्रुप्स। बट जस्ट इन केस आपके पास थोड़ा उससे लोअर टाइम है, तो मैंने 136 डेज़ के हिसाब से आपके सामने रखा हुआ है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम था तो आप उसको उससे बढ़ा लीजिए, कम टाइम है तो उससे घटा के आपको करना 3 ही बार है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है क्योंकि फिर याद नहीं रहेगा। तो टोटल टाइम मैंने 136 डेज़ यानी कि 4.5 महीने का अप्रॉक्स पकड़ा है। एक डेली रूटीन आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप क्या करो, एक साथ बहुत लंबा मत खींचो अपने आप को। क्या होता है फिर माइंड है ना ले नहीं पाता है, तो थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए 3 आवर 1 आवर का एक स्लॉट बनाओ। 3 घंटा लगातार पढ़ो, 1 घंटा रेस्ट करो। अब रेस्ट करो मतलब उसी 1 घंटे में खाना पीना नहाना धोना, उसी 1 घंटे में आने वाला 3 घंटे का प्लानिंग। ठीक है, अब आपको डे कभी भी स्टार्ट करना, आप वो सोच लो 6 बजे स्टार्ट करते हो, 4 बजे स्टार्ट करते हो, या फिर आप रात का भर पढ़ोगे, जैसे आपको सुविधा हो। नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ कि आप जैसा भी डे बनाओ, 2 से 5 जो नॉर्मल एग्ज़ाम का टाइम है उसमें हाइपर एक्टिव रहने का कोशिश करो। उस समय नींद वींद वाला सिस्टम मत रखा करो, जिससे कि क्या होता है कि वो एक बॉडी क्लॉक भी एडजस्ट हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल में वो 2 से 5 वाला समय आपका माइंड को यूज टू होना चाहिए कि हम उस समय एक्टिव रहेंगे। जैसे हमारे बंगाल में तो आप देखना एक आदत है, भात खा के यानी राइस खा के 2 बजे सोने का आदत है। ठीक है, तो अच्छे लोकेलिटी में 12 से 4 दुकानें बंद रहती है। ठीक है, क्यों रहती है? क्योंकि भात खा के सो गए।
तो ये हमारे यहाँ का बॉडी क्लॉक जो है ना, वो अगर वो भात नहीं भी खाएंगे तो 12 बजे बाद थोड़ा थोड़ा नींद आएगा। तो 12 बजे के पहले वो हाइपर एक्टिव है, 4 बजे के बाद वो एक्टिव है, बट 12 से 4 एकदम डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है, एक बॉडी में एडजस्ट हो जाता है। ये मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको अपना जैसा भी रूटीन बनाओ, बट वो एग्ज़ाम का जो एक पीरियड होता है ना 2 से 5 वाला, उस समय वो सोने वोने का काम मत रखो। उस समय खाना वाना भी है ना हल्का खाया करो, जिससे कि आप एक्टिव रह पाओ ज़्यादा। जो खाना उसके पहले खा लो, थोड़ा 2 घंटा पहले उसके खा लो, जैसे 12 साढ़े 12 बजे खा लो, 1 बजे तक मैक्सिमम खा लो, गैप रखो, जिससे कि वो 2 से 5 में किक ना आए अंदर से। खैर, दिस इज़ माई प्रेफरेंस टू एडवाइज ऑलवेज टू माई स्टूडेंट्स दैट यू शुड स्टडी 1 सब्जेक्ट पर डे। आई नेवर एडवाइज टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर डे, क्योंकि क्या होता है, ये ऐसा मेरा मानना है और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी ऑब्जर्व करके समझा है। क्या होता है ना, आप एक सब्जेक्ट में जब घुसते हो तो उस सब्जेक्ट का एक फील आने में, उस सब्जेक्ट का एक तरंग आने में समय लगता है माथा में। तो वो जब तक उस चीज़ में डीपली घुसते नहीं है ना, वो आता नहीं। और आप ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स चला लीजिए, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, तो दोनों ही हल्का हल्का चल रहा होता है। दोनों में ना वो सुपर प्रोडक्टिव टाइम नहीं आ पाता है। मतलब मैं बोलता हूँ, पढ़ते पढ़ते नॉर्मली आप देखना एक गोल्डन टाइम आता है। वो गोल्डन टाइम ड्यूरिंग द डे भी एक बार आता है, और अगर आप एक सब्जेक्ट को 10 दिन 12 दिन लगातार पढ़ो ना, तो बीच में एक गोल्डन डेज निकल के आता है कि उस दिन तो बाप रे बाप क्या लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी चल रहा था, आप सोच भी नहीं पाओगे। और वो तब आता है जब कोई चीज़ को लगातार करते हैं। वही लर्निंग कर्व इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। लगातार करते रहने से, बार बार करते रहने से दिमाग उस चीज़ को अडेप्ट जल्दी करता है। तो शुरुआती समय में कोई चीज़ देर से समझ में आ रही होती है, तो अचानक बाद में पता चलता है, वो चीज़ बहुत अच्छा समझ में आता है। हाँ, आप जो बोल रहे हो फोकस नहीं कर पाते, बोर हो जाते, तो उसी के लिए तो 1 आवर का ब्रेक आपको दिया ना। तो 1 आवर ब्रेक मतलब ये नहीं कि मोबाइल में घुस गया, 1 आवर मोबाइल चलाएंगे, 1 आवर टीवी चलाएंगे, नहीं। 1 आवर ब्रेक मतलब रिलैक्स, स्लीप, घूमो, आसमान देखो, नीचे जाके आओ, छत पे जाके आओ, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करो। और हो सके तो थोड़ा सा उस इसी 1 आवर स्लॉट्स में, जो 4 स्लॉट मिलेंगे आपको, उसमें थोड़ा सा वार्म अप रखो अपने बॉडी को। मॉर्निंग वॉक जरूर करो। 40 मिनट्स मॉर्निंग वॉक इज़ मैंडेटरी टू कीप यू फिट एंड अलाइव। अगर आप वो प्रोडक्टिविटी चाहते हो कि आप थके नहीं, तो मैं तो जनरली बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, यार अपना स्लीपिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट को भी ठीक करना चाहिए। थोड़ा सा ये ज़रूरी होता है इस समय पर, क्योंकि आप हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, आप अभी उतने एक्टिव नहीं है जितना पहले होते थे। तो मॉर्निंग वॉक 40 मिनट्स करना ही चाहिए। एक दिन में होगा नहीं, पहले 20 मिनट करो, फिर 30 मिनट करो, फिर 40 मिनट करो। 40 मिनट्स इज़ कट ऑफ। 50 मिनट्स 60 मिनट जाने का दरकार नहीं है। सेकेंड नंबर, मिल्क वाला चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कैलोरीज बढ़ेगा। कैलोरीज बढ़ेगा तो अंदर जाएगा, तो वो क्या पचाने में टाइम लगाता है और मोटापा भर आता है। मोटापा भी बढ़ेगा तो परेशानी, ज़्यादा बैठा नहीं जाएगा, और ऊपर से शरीर बेडोल होने लगेगा। ऊपर से उसको पचाने में टाइम लगता है, तो क्या होता है कि माइंड थोड़ा सा वहाँ बिजी हो जाता है, तो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। तीसरा, लिमिटेड खाना खाओ। नॉर्मल खाना अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 2.5 खाओ, एक साथ कम मत करो, धीरे धीरे उसको 2 ले आओ, मतलब 2/3 पे ले आओ। 3 का 2 करने का कोशिश करो। पहले 2.5 खाओ, फिर 2 ही खाओ। बहुत पेट भर के मत खाओ, कि जितना पेट भर के खाओगे उसमें फिर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि माइंड वहाँ बिजी हो जाएगा। माइंड को ये समझ में आता है कि पहले मेरे को अपना बॉडी को चलाना है, तो वो बॉडी पे काम करने लग जाता है, ठीक है। तो मिल्क वाला टी कॉफ़ी बंद कर दीजिए। नॉर्मल आप गर्म पानी में ग्रीन टी डाल के बस उसको पी लीजिए, या फिर गर्म पानी में जस्ट कॉफ़ी डाल के, वो डिज़ोल्व हो जाता है। टी तो डिज़ोल्व नहीं होता, टी को तो छानना पड़ेगा, बट कॉफ़ी डिज़ोल्व हो जाता है। बस उसी को थोड़ा सा दिन में 2 बार 3 बार पी लीजिए, दैट्स इट। रात में दूध पी के सोइए। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोटीन डाइट भी कंप्लीट होता है, और उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप सुबह पहले फ्रेश रहेंगे, ठीक है। बॉडी का और जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सब छोटा छोटा हैबिट, ठीक है। ज़्यादा मोबाइल में घुस के काम नहीं करना है। जितना पढ़ाई रिलेटेड ज़रूरत है उतना ही पूरा करना है। स्टडी पार्टनर चाहिए तो कोई साथी दोस्त के लिए, मेरे को एक स्टूडेंट मिला था, बहुत अच्छा तरीका अपनाया था। एक अपना उसका दोस्त था, कोविड में एक साथ तो नहीं बैठ सकते, बार बार जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तो घर में इंटरनेट कनेक्शन है, गूगल मीट ऑन करके छोड़ दिया। गूगल मीट में कोई चार्ज लगता नहीं, गूगल मीट ऑन करके लैपटॉप में हर समय चालू है, चार्ज लगा हुआ है, इंटरनेट चालू है, उसका भी लैपटॉप में, इसका भी लैपटॉप में, दोनों पढ़ रहे हैं। वो उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, कुछ भी ज़रूरत होता है उसको पूछता है, वो उसको पूछता है, दोनों साथ में ब्रेक लेते हैं, दोनों साथ में वापस आ जाते हैं।
तो इससे क्या है कि उसको लग ये नहीं रहा कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ। ये ट्रिक मेरे को बहुत बढ़िया लगा था तो मैंने आपको बताया, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ डेली रूटीन को परफेक्ट रखो, अपना वेकिंग अप टाइम परफेक्ट रखो, स्लीपिंग टाइम परफेक्ट रखो, ठीक है। मोबाइल टाइम को लिमिटेड रखो, अननेसेसरी मोबाइल में मतलब मोबाइल टाइम मतलब ये नहीं बोला पढ़ाई करो ठीक है, बट अननेसेसरी स्क्रॉलिंग वाला बंद कर दो। ओके, रेस्ट मतलब रेस्ट करो, मतलब रिलैक्स करो, नीचे घूमो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी रखो, थोड़ा ये गैस पैदा करने वाला सामान वगैरह को कम खाओ, जंक फूड को लिमिटेड कर दो। पानी हर 20 मिनट्स 30 मिनट्स में आधा ग्लास पानी पीना ही है। एक ग्लास हो तो बहुत अच्छा है, बट आधा ग्लास तो कम से कम पीना है हर 20 to 30 मिनट्स में। अगर हो सके तो वाटर अलार्म, कोई मोबाइल अगर आपका इस तरह का है उसमें आधा घंटा में वाटर अलार्म सेट कर दीजिए, एक बीप होगा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि पानी पीना है। पानी पीने से, खाना कम खाने से क्या होता है, हमारा बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। खाना लिमिटेड और पानी ज़्यादा से हम बॉडी के साथ साथ माइंड भी सुपर फोकस करेगा। आप मेरा बात अप्लाई करके देखिएगा और अगर कुछ भी रिजल्ट आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नॉर्मल डेली रूटीन का पार्ट होगा कि पहला आधा घंटा जब डे स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस डे क्या पढ़ा था उसको देखेंगे, और लास्ट आधा घंटा जब दिन का हम बंद कर रहे हैं तो आज पूरा दिन क्या पढ़ा उसको हम देख के सोएंगे। ये एक रूल बना लीजिए, आज का लर्निंग और प्रीवियस डे का लर्निंग हम एवरी डे बेसिस में करेंगे। इससे क्या होता है, आप अपने डेली चीज़ को एनालाइज करके एब्जॉर्ब अच्छा कर पाते हैं। फिर एवरी 14 डेज में एक रूल बना लेंगे, कोई भी पुराना सब्जेक्ट जो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप 1 by 1 जा रहे हो ना, तो पहला 14 डेज में मान लीजिए SMP किया, सेकंड फिर आपने SFM किया, या पहले SFM किया फिर SCMP करोगे, तो SCMP करते करते अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि SFM को किए हुए 14 डेज हो चुका है, तो एवरी 14 डेज आपको फिर अपना ये जो डे का टाइम है ना उसमें और आधा घंटा इंक्लूड करना पड़ेगा। एवरी 14 डेज और आधा घंटा में जो भी सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है उसका, कोई भी सब्जेक्ट ख़त्म हो गया तो उसका रैंडम 2-3 टॉपिक को उठा के आधा घंटा पढ़ के छोड़ देंगे, जिससे क्या उस सब्जेक्ट से टच में आप बने रहेंगे। कोई भी 2 सम कर लिया है, कोई एक टॉपिक कर लिया, 2-3 टॉपिक को ऐसे घुमा लिया जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए SFM भी हो गया, CFR भी हो गया, अब SCMP आ गया, तो अब क्या करें सर 14 डेज़ बाद, तो 14 डेज़ बाद उन दोनों में से कोई एक ले लो ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्यूमुलेटिवली सबको लेके बैठना है। तो ऐसा करोगे तो फिर तो ये डे छोटा होता चला जाएगा, वैसे नहीं करना है। आधा घंटा ही देना है बस, जिसमें हम प्रीवियस सब्जेक्ट को टच करेंगे। हर 14 दिन बाद आधा घंटा प्रीवियस सब्जेक्ट को हम टच करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बात SCMP पे। सिर्फ अब SCMP की जितनी जानकारी है वो आपको दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप अगर मेरे से पढ़े हैं तो आपने क्लासेस क्या तो 21B बैच में, 21A बैच में लिए या 20A में लिए, ठीक है, या 20A1 में भी लिए हो सकते हैं, या फिर 19B में लिया या फिर 19A में लिया, ठीक है। और कोई पहले गए हैं तो 18B 18A में भी लिया हुआ हो सकता है। आई डोंट नो आपने कब लिया हुआ है। हर बैच के स्टूडेंट में से कोई ना कोई अभी मई 22 या नवंबर 22 में एग्ज़ाम दे ही रहा होगा। तो हमने अपने YouTube चैनल पर, हमारा YouTube चैनल एक और है सतीश जलान स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, उस YouTube चैनल पर हमने आपके लिए बैच वाइज प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें उस पर्टिकुलर बैच का जितना भी एक्स्ट्रा वीडियोस है वो डाल रखा है, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा वीडियोस आप खाली रेफरेंस के लिए अभी रखो, क्योंकि हमने अभी इस बार एक बहुत बढ़िया चीज़ कर दिया है जिसके कारण वो सारा वीडियोस में ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। वो खाली रेफरेंस के लिए रखा हुआ रहेगा कि आपका बैच ख़त्म होने के बाद आपका बैच में आपके बाद जो दूसरे बैचेज आए उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, वो सारा एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे इकट्ठा होके मिल जाएगा। तो वो रेफरेंस के लिए रखो, उसमें कोई चीज़ में अटकेंगे समझेंगे तो जाके देख लेना। आपको करना क्या है, हमारा रिवीजन सिस्टम को फॉलो करना है। ये हमने लास्ट टाइम दिसंबर 21 के लिए चलाया था और ये मार्वेलस वे में चला था। मोर देन 8000 स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट लिए थे और मैं चाहता हूँ आप भी इसका बेनिफिट लें। 11+1 डे एक प्लान है, मतलब मैं 11 दिन उसमें क्लास लेता हूँ, एक दिन आपको स्ट्रेटजी समझाता हूँ, 12 दिन और बीच में 2 दिन एक्चुअली संडे का मैं गैप देता हूँ टू कवर अप द बैकलॉग। तो बेसिकली 14 दिन में ये पूरा आपका जितना SCMP का जितना चैप्टर्स है वो प्रॉपरली कंप्लीट होता है। रिवीजन सिस्टम क्यों बुलाते हैं हम, रिवीजन क्लासेस क्यों नहीं बुलाते, बिकॉज यहाँ पे एक सिस्टम है कि आपको डेली एक चैप्टर से स्टार्ट करना है।
सिस्टम क्या है, डेली एक चैप्टर, आज का डे स्टार्ट हुआ, आज का डे पहला चैप्टर आपको पढ़ना होगा, उसका वीडियो 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कुछ हो सकता है, हाईएस्ट 5 घंटा तक जाता है, 3 4 या 5 का होगा, ठीक है। अब वो आपको करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, आपको उस चैप्टर का पूरा रिकॉल हो जाएगा कि इसमें क्या क्या आ गया है, वो करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एकदम नया आ गया जो आपने पहले बैचेस में पढ़ा ही नहीं था। आप कहीं और भी पढ़ें तो भी इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे से ही पढ़े तो करना है। तो ये बेसिकली रिवीजन सिस्टम आपका जो फर्स्ट रिवीजन है ना उसके ऊपर फोकस्ड है। दिस इज फोकस्ड ऑन हेल्पिंग यू इन फर्स्ट रिवीजन। सो डेली एक चैप्टर उठाना है, फिर उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है वो आपको करना है। वो क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना कंपाइलर से करना पड़ेगा। हमारे SCMP का जो कंपाइलर है उसका नाम है दिव्य जड़ी बूटी बुक, ठीक है। दिव्य जड़ी बूटी बुक से उस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है वो आपको करना है। इस बार हमने जो दिव्य जड़ी बूटी बुक बनाया है उसमें तो हमने QR कोड वाला सिस्टम डाल दिया है, ठीक है। उसमें हमने पूरा QR कोड वाला सिस्टम डाल दिया जिसमें हर क्वेश्चन का एक QR कोड दिया हुआ है और आप उसको स्कैन करेंगे तो उसका वीडियो दिख जाएगा। तो सॉल्व करना आपको DJB क्वेश्चंस सॉल्व करना, मतलब ऑफ कोर्स पूरा आप लिख लिख के रिटन प्रैक्टिस में नहीं कर पाएंगे। जो थ्योरी है उसको पढ़ के साइड में मार्किंग करना है और जो प्रैक्टिकल है उसको अटेम्प्ट रफली करते हुए देखना है कि आपसे कितना दूर तक बना। जो नहीं बना एक्सेप्ट करो, उसको सीख लो। जो थ्योरी क्वेश्चन आंसर में नहीं समझ में आया था उसको एक्सेप्ट करके मार्किंग करके रख लो। फिर उसके बाद आपको उसी दिन उस चैप्टर्स का मेरा रिवीजन सिस्टम में एक रिकॉल क्विज बनाया हुआ है जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन से कुछ और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बना बना के आपसे पूछ रहा है, जो जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर सबमिट करने के बाद वो एक गूगल फॉर्म है, उसमें आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपने क्या किया था और क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या किया था और क्या होना चाहिए मिल जाएगा। कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिलेगा, बट क्या होना चाहिए और आपने क्या किया वो मिलेगा। वो रिस्पॉन्स तभी मिलेगा जब आप अपना आंसर लिख के उसमें सबमिट करोगे। अब ऐसा होगा कि पहला दिन आप टारगेट अचीव कर लिए कि जो मैंने पढ़ाया उसके बाद उस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है वो आपने कर लिया और रिकॉल क्विज भी कर लिया, बट सब्सिक्वेंट डेज में कुछ चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो ख़त्म नहीं होगा। तो रूल क्या है रिविजन सिस्टम का कि नेक्स्ट डे वही टाइम पर आपको, मान लीजिए पहला दिन आप सुबह 7 बजे पकड़े तो नेक्स्ट डे भी सुबह 7 बजे चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव कि चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन उस दिन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इररेस्पेक्टिव चैप्टर 3 का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जो छूट गया चैप्टर 2 का, जो छूट गया, ठीक है, वो छूटने के लिए एक संडे दिया गया बैकलॉग खत्म करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस का बैकलॉग खत्म करने के लिए संडे दिया गया, तो संडे तक आपको सब खत्म कर लेना है। तो मंडे टू सैटरडे आपका 6 चैप्टर चलेगा, संडे तक उस 6 चैप्टर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। फिर उस तरह से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में वापस नेक्स्ट क्लासेस चलेगा। एक्चुअली आपके सिलेबस में 6 और 5 11 ही चैप्टर है, तो नेक्स्ट फिर वीक में 5 चैप्टर चलेगा और उसका सारा का सारा नेक्स्ट सैटरडे संडे तक सब खत्म हो जाना चाहिए। तो 14 दिन इज़ इनफ, बट आपको पेस मेंटेन करना पड़ेगा कि एवरीडे नया चीज़ मैं शुरू करूँगा, नया चैप्टर शुरू करूँगा। नॉर्मली क्या होता है, चैप्टर 1 खत्म नहीं होता तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट ही नहीं किए होते हैं। वो नहीं, एक चैप्टर के लिए एक ही दिन है मेरे पास, उसी में मैं अपना प्रोडक्टिवली पूरा समय दे ही रखा हूँ। तो वो पूरा समय प्रोडक्टिवली यदि आप दोगे, नहीं ख़त्म हुआ तो वहीं पे उसी दिन को 2 घंटा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। 14 घंटा की जगह 15 घंटा की जगह 17 घंटा काम करना पड़ेगा, बट उसी दिन ख़त्म करना पड़ेगा। जब आप ये टारगेट लोगे तो आप देखोगे 3 दिन बाद क्या होगा ना, कॉस्टिंग रोम में आ जाएगा आपको। फिर चौथा दिन से कॉस्टिंग का फटाफट समझ में आने लगेगा। पहला 3 दिन का एक मतलब तपस्या आप समझ लीजिए, चौथा दिन से आपको एक अलग फील आएगा दिमाग में कि कॉस्टिंग अब मेरे से हो जाएगा। तो वो तब होता है जब एक सब्जेक्ट के पीछे जान लगाते हैं, दिमाग कंसंट्रेशन पूरा लगाते हैं। तो ये रिवीजन सिस्टम को लेकर आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है। एक तो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप ले सकते हो अपने हिसाब से, कोई भी टाइम पर, सुबह 6 बजे, रात को 12 बजे, जैसे आपको सूट करे वैसे आप कर सकते हो। ये वीडियो 21 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आती है। 20 डेज़ या 21 डेज़ है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 20 डेज़ की वैलिडिटी के साथ आती है, ठीक है। 21 डेज़ है शायद तक। और इसके साथ आपको हमारा 2 बुक लगेगा। एक चैप्टर पढ़ने के लिए हमारा सेवियर बुक है। ये सेवियर बुक वाकई में आपका एक सेवियर है, लास्ट डे में एक दिन में रिवाइज़ करने के लिए बहुत काम आता है। और ये एक DJB बुक आपको लेटेस्ट वाला लेना पड़ेगा। हो सकता है आपने अपने अभी जस्ट 21 बैच में लिया हुआ है, तो फिर DJB बुक का ज़रूरत नहीं है ऐसे आपको।
ठीक है। और सेवियर बुक का भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेवियर और डीजेबी बुक मिला के 21A बैच का हमारा नोट्स बना हुआ है। बट हाउएवर इफ़ यू वांट, जैसे 21A बैच में क्या था ना, दोनों को कंबाइन किया हुआ था एक ही बुक में, तो इसलिए उसका वॉल्यूम 1 2 वगैरह था। बट अगर आप चाहते हैं कि सारा नोट्स मेरे को अलग से मिल जाए, सेवियर बुक में नोट्स है सारा, और सेवियर में क्या है ना, आईसीए मैट का जितना भी कंटेंट है वो सारा, प्लस क्या है केस स्टडीज़ में जो जो नया नया कंटेंट है जो आईसीए मैट में नहीं है, तो उसका भी कुछ सिनॉप्सिस, केस स्टडी का कुछ सिनॉप्सिस नोट्स जो कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा जा सकता है, वो सब इंक्लूडेड है। और डीजीबी में सारा आईसीए मैट का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा है। हाँ, ये जो भी अपडेटेड है वो एकदम ऐसा नहीं कि अभी दिसंबर 21 तक अपडेटेड है, तो उसमें सप्लीमेंट्स होते हैं कुछ थोड़े बहुत। अभी लास्ट जो एडिशन था वो हमारा सितंबर एडिशन था, तो उसके बाद जो जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसका सप्लीमेंट आपको लेना पड़ेगा। बस डीजेबी बुक लेने का फ़ायदा क्या है, इस बुक का फ़ायदा क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया क्यूआर कोड आपको हर क्वेश्चन का हमने दे दिया है, तो उससे क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन में अटका, उसका क्यूआर कोड को स्कैन किया और खड़ाक करके वीडियो आ गया, आपको सर्चिंग वर्चिंग कुछ नहीं करना पड़ा, आप आराम से अपना काम कर सकते हो। तो दैट्स द बेनिफिट, आप ये बुक ले लें, इवन दो अगर आप हमारे से लेटेस्ट बैच में भी क्लास लिए हैं तो। हालांकि 21A वालों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके यहाँ पे सारा है, बट अगर आपको क्यूआर कोड चाहिए तो बुक लेना पड़ेगा, और अगर आपको सारा थ्योरी अलग जगह चाहिए तो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि बैच में जब पढ़ाए थे तो बहुत सारा इधर उधर लिखाए थे, तो वो सब लिखा हुआ भी चीज़ इनकॉर्पोरेट हो चुका है सेवियर बुक में, तो ये एक बेनिफिट मिलेगा। और पुराने बैचेस के आप तो भले ही आपके पास ये भी बुक है, तो आई विल रिकमेंड कि आप लेटेस्ट वाला ले लो। तो ये अगर आप रिवीजन सिस्टम हमारे वेबसाइट से लेते हो तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, विथ बुक्स एंड विदाउट बुक्स, तो जैसा भी आपको सहूलियत लगे वैसे ले लो। और दूसरा है कि ये रिवीजन सिस्टम हम लोग यूट्यूब में लाइव भी चलाने वाले हैं। कब से? 3 जनवरी से। कब? वो क्या है, मंडे है, शाम को 7 बजे से लाइव चलेगा। शाम को इसलिए टाइम प्रेफर्ड रहता है बिकॉज सुबह सुबह बहुत लोगों का अभी भी ऑफिस है, ठीक है, तो सुबह शाम दोनों नहीं चला पाएंगे, तो शाम को 7 बजे लाइव चलेगा, उसका वीडियो वहाँ से हटा दिया जाता है, और 3 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मंडे से आप ध्यान रखिएगा, मंडे से चालू होगा, मंडे टू सैटरडे चलेगा, संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे टू सैटरडे, इस तरह से आप 14 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी अगर आप चाहो तो बिफोर 3 जनवरी अपना जो समय है वो दूसरा किसी सब्जेक्ट को भी दे सकते हो, वो भी पॉसिबल है। और अगर आपको लगता है कि मंडे 7 बजे का टाइम कन्वीनियंट नहीं है तो आप वीडियो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। फिर बात आती है आईसीए न्यू मैट May 22 में सर क्या नया आ गया एससीएमपी में, तो बता दीजिए। तो एससीएमपी में सिर्फ आपका एक टॉपिक है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, उसके अंदर एक EFQM फ्रेमवर्क था, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। उस बिजनेस फ्रेमवर्क एक्सेलेंस मॉडल में EFQM फ्रेमवर्क में एक चेंजेस आ गया है, ठीक है। तो उसकी वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी यूट्यूब में हमारी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी बना नहीं है, सोन ही बनेगा, और वो आपको करना है। 3rd नंबर, आईसीए जर्नल में भी कुछ नए क्वेश्चंस आ गए हैं। नए क्वेश्चंस का वीडियो मैं बनाऊंगा, तो वो भी आपको मिलेगा अलग से सेपरेट यूट्यूब वीडियो, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप वो क्वेश्चंस को अपने से करो, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स से बातचीत किया तो मुझे समझ में आया देयर आर 4 मेन रीजंस वाई स्टूडेंट्स फेल इन एक एससीएमपी। सबसे पहला एक न्यू क्वेश्चंस का फियर है, पता नहीं क्या फियर है, न्यू क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया, पढ़ने को ही नहीं बनता। तो इसलिए ये फियर को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आपको न्यू क्वेश्चन को करना है, डू मोर एंड मोर न्यू क्वेश्चन। तो अब वो मोर एंड मोर न्यू क्वेश्चन आएगा कहाँ से? तो मोर एंड मोर न्यू क्वेश्चन का तो हम लोग कहीं से वर्ड से तो खोज के नहीं ला सकते, तो इसलिए आईसीए जर्नल में कुछ नए क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करने से आपका हिम्मत खुलेगा, ठीक है। उसके अलावा दिसंबर 21 का पेपर देंगे तो हिम्मत खुलेगा। इसलिए न्यू क्वेश्चंस कहाँ से मिलेगा आपको? आईसीए जर्नल से मिलेगा, जो भी इंस्टीट्यूट एससीएमपी में बनाया है। दूसरा, दिसंबर 21 का पेपर से कुछ मिल जाएगा। तीसरा, जुलाई 21 का पेपर से मिलेगा, जैन 21 का पेपर से मिलेगा। तो दीज आर द वेज, वही जो मैंने आपको एक एक का सेट बताया था ना, दिसंबर 21 में सेट है 3 चीज़ का, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर, तो उनके सेट्स को रेफ़र करोगे तो न्यू न्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और क्या मेरा किया हुआ अगर आप देखोगे सीधा फट से, तो आपका हिम्मत नहीं बनेगा, आपको न्यू क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब वो हर एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना के देखना। जैसे अब डीजेबी भी जब आप करो तो नया क्वेश्चन आप हो सकता है फेस करोगे, हो सकता है आपने जब क्लास लिया था वो नहीं हुआ था, ऐसा हो सकता है, तो उस न्यू क्वेश्चन को फेस करो, ठीक है।
और उसके बाद एक दिसंबर 21 का पूरा पेपर सॉल्व करके देखो, जुलाई 21 का पूरा पेपर सॉल्व करके देखो, जैन 21 का पूरा पेपर सॉल्व करके देखो, तो आपको पता चलेगा आप कितना रैश रीडिंग करते हो। रैश ड्राइविंग होता है वैसे आप लोग रैश रीडिंग करते हो, कितना सिली मिस्टेक्स करते हो। तो न्यू क्वेश्चंस में क्या चीज़ में कहाँ फंस जाता है इंसान, कौन सा ट्रीटमेंट समझ ही नहीं आता, तो उस समय ये नहीं कि हम अटक के छोड़ देते, उस समय हम अपने आप को उस क्राइसिस से कैसे बाहर निकालते हैं, स्किप कैसे करते हैं, या फिर जो समझ में आता है उसको हैंडल कैसे करते हैं। वो जब तक पेपर नहीं दोगे वो समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट कहता है कि राइटिंग पैटर्न में हम फंस जाते हैं कि हम जो लिख रहे हैं इंस्टीट्यूट जो चाह रहा है उसका पैटर्न अलग है। तो उसके लिए अगेन इंस्टीट्यूट का जब आप सॉल्यूशन देखते हो, मतलब सीधा अपने कई बार होता है ना कि आंसर देख लेता है और मेरा आंसर मैच कर रहा हो गया, मेरा खाली हेडिंग मैच कर रहा हो गया, नहीं, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन पे फोकस करिए। मतलब चेक मॉडल आंसर्स जो इंस्टीट्यूट के आते हैं, मॉडल आंसर्स, तो वो कब होना, जब कब चेक होता है अच्छे से पता है, फर्स्ट रीडिंग में चेक नहीं हो पाता। जब आप सेकंड रिवीजन करते हो ना तो ये सब चीज़ पे काम करना चाहिए आपको। फर्स्ट रिवीजन में तो आपको जो है सब ख़त्म करते हुए चलना है, वो 14 दिन तो ऐसे ही बीत जाएगा। सेकंड रिवीजन में आएंगे ना तो ये सब 4 पैरामीटर पे काम करेंगे कि फियर निकालना है तो मेरे को आईसीए जर्नल का कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मेरे को अपना दिसंबर 21 का पेपर देना है, जुलाई 21 का पेपर देना है, जैन 21 का पेपर देना है। और पेपर दिया तो आपने आंसर निकाला, अब आंसर निकाला तो खाली मोटा मोटा मैच हो रहा है बोल के अपने आप को मार्क्स दे दीजिए, ऐसा मत करिए। रादर क्या करिए, देखिए कि उसके अंदर भी क्या लिखा हुआ है। तो थोड़ा राइटिंग पैटर्न आपको क्लिक करेगा, जैसे कोई आंसर का इंट्रोडक्शन होता है, फिर सोल्यूशन होता है, फिर जैसे SCMP में फैक्ट्स ऑफ द केस को लेके कैसे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करता है, तो वो चीज़ को नोटिस करना ज़रूरी है। स्पीड के लिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। मॉक टेस्ट देने से मतलब आपका क्या है, टाइम्ड वाला जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना तो स्पीड बैठेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम लोग ओवर जस्टिफाई करते हैं किसी आंसर को, तो उससे स्पीड नहीं बैठता। तो नॉर्मली एक रूल होता है मॉक टेस्ट देते समय कि जो पहले आता है वो करो, बट उसको स्पीड में करो, तो क्या है, स्पीड बैठता है हाथ में। कीवर्ड्स जनरली आपके मैच नहीं होते, तो आपको मैं जो ऊपर में बोला ना, होलसम प्रिपरेशन जब करोगे ना कि हर एक टॉपिक का डीप में जाके देखोगे कि उसके सब टॉपिक में कब क्या क्या बोल रहा है, तो आपका कीवर्ड्स का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और थोड़ा सा मेमोराइजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा जो आप सेकंड रिवीजन पे करोगे। ये चारों स्टेप का काम सेकंड रिवीजन पे होगा, थर्ड रिवीजन पे कोई और नया काम नहीं करना है। थर्ड रिवीजन में जो किया हुआ है बस उसी को वापस कंसोलिडेट करना है कि जो जो किया मैं एक बार समझ लूँ मैंने क्या क्या किया, दैट्स इट। इकट्ठा करना है और उसी में फिर टाइम बचा तो जो किया हुआ है उसी में जो मार्किंग की है उसको ध्यान देना। नॉर्मली फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो ऑब्जेक्टिव है रिकॉल करना, जो रिवीजन सिस्टम के थ्रू हो जाएगा, और उसमें DJB बुक को सॉल्व करते जाना है, सेवियर बुक में मार्किंग करते चलना है। नया टॉपिक मिला उसको मार्क करना है, कुछ नया सब टॉपिक मिला उसको मार्क करना है, कुछ अच्छा लाइन मिला उसको मार्क करना है। DJB में जब मार्किंग करोगे तो ABC एनालिसिस करते चलोगे, ठीक है। ABC एनालिसिस खुद से करोगे। ABC एनालिसिस मतलब वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाजार में मिल जाता है वैसे, बट वो लिया हुआ ना उतना फ्रूटफुल नहीं होता इन द सेंस, क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हो जाता है, और इंस्टीट्यूट के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। तो ABC मेरे हिसाब से आपको अपना खुद का करना चाहिए। C मतलब बहुत आसान लगा आपको, B मतलब एक ही ट्रिक था, A मतलब बहुत सारे ट्रिक थे। तो ये फर्स्ट रिवीजन का काम है कि आपको अपने क्वेश्चन को कैटेगराइज करना, और सेकेंड रिवीजन में वो जो A और B का ट्रिक्स है ना उसको फिर से देखना है, और सेकेंड रिवीजन में इस 4 पैरामीटर पे काम करना है, और थर्ड रिवीजन में जो किया हुआ उसको कंसोलिडेट करना है, और फिर आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, ठीक है। आई होप सारे इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे होंगे। आपके फिर भी कोई सवाल है मन में तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं जो कोशिश करूँगा कि आपको सारे सवाल का आपको जवाब मिले। ये वीडियो उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपके दोस्त भाई बहन कोई भी May 22 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप ओल्ड कोर्स के थे और आप न्यू कोर्स में अब जाकर एग्ज़ाम देंगे May 22 में, तो आपको ओल्ड कोर्स में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई किया था, अपने न्यू कोर्स में थ्योरी ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ता है। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आपको एक बार फास्ट ट्रैक बैच कोई कर लेना चाहिए, फिर रिवीजन सिस्टम में जाना चाहिए। और अगर एकदम समय नहीं है तो रिवीजन सिस्टम से कुछ हेल्प हो जाएगा, बट समुच्चा हेल्प नहीं होगा। मतलब सारा का सारा काम आप सोचेंगे रिवीजन सिस्टम से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही है, और बाकी आपके जो सवाल हैं वो आप मुझे बताते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। अलविदा, फिर मिलेंगे, तब तक अच्छे से पढ़िए। दिन बहुत लिमिटेड है आपके हाथ में एग्ज़ाम के लिए, समय बर्बाद एकदम भी ना करना है, और बहुत इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को यूज़ करना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।